हेलो बच्चों, तुम्हारी जो ये सीरीज़ है 5000 प्लस वाली, इसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। ओके, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन तुमने कर लिए इसमें? 7400 तक हमारे क्वेश्चन हो गए ना। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, सीरीज़ आप लोगों के लिए रहने वाली है। क्योंकि बहुत सारे बार देखो क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता तो उसके आसपास की चीज़ें रिपीट होती है ना, उसके तो मैं आपको जो है जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन भी करती हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए सीरीज़ है बच्चों, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर। हमारा जो ये सीरीज़ इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 80+ वीडियोस उसमें अपलोड हो गए हैं, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है इसमें। ओके, तो इसमें जो है बच्चों अभी देख लेते हैं इसमें क्वेश्चंस। नेक्स्ट 50 हैं और बाकी आप लोगों को पता है, आप लोगों की अपनी ऐप फार्मा MCQ ऐप, ठीक है। तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स है, बाकी इस सीरीज़ का PDF भी वहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। तो आप जो है ऐप पे विजिट कर सकते हो। बाकी जो PDFs जो होते हैं बच्चों एप्लीकेशन में ही डाउनलोड होते हैं, आप लोग उनको ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो। एक ही बार आपको नेट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, है ना। क्योंकि फिर बच्चे कहते हैं मैडम प्रिंटेबल, देखो उनको प्रिंट नहीं करा सकते क्योंकि ना ये प्रिंट फ्रेंडली है ही नहीं ये PDF, है ना। तो उसके लिए करूँगी मैं बहुत जल्द कुछ अच्छा सा, बस उसके लिए मुझे थोड़ा सा भी समय लगेगा, है ना। तो ये दीज आर नॉट प्रिंट फ्रेंडली, फिर तुम्हारा बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, फिर तुम मेरे को वैसे परेशान कर देते हो, है ना। तो इसीलिए अभी हाँ, यहाँ तक हमने क्वेश्चन करे थे। ये देखो, विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल कैन बी कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ फार्माको एपिडीमियोलॉजिकल स्टडी, है ना। तो क्लिनिकल ट्रायल की आपने फेज पढ़ रखी है, फेज 1 2 3 4। तो कौन सी फेज की बात कर रहे हो? कैन बी कंसिडर्ड एग्जाम्पल है फार्माको एपिडीमियोलॉजिकल स्टडीज का। तो फेज 2 3 या 1 नहीं होता, ये फेज 4 होता है, जिसको आप पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस जो होता है ना, ये कौन सा फेज होता है आपका? मतलब कि ड्रग मार्केट में आ गई है ना। तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस फेज 4 होता है। तो देखो फेज 4 ट्रायल्स को पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस भी कहते हो, या फिर थेरेपेटिक यूज स्टडीज आर कंडक्टेड आफ्टर ड्रग हैज बीन अप्रूव्ड बाय रेगुलेटरी एजेंसीज, जैसे कि तुम्हारा FDA ने उसको अप्रूव कर दिया, है ना। अवेलेबल फॉर द जनरल पब्लिक ड्रग अवेलेबल है। फार्माकोएपिडेमियोलॉजी स्टडी ऑफ द यूज एंड इफेक्ट ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट इन लार्ज रियल वर्ल्ड पॉपुलेशन, है ना। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो, विच सिस्टम अलो रियल टाइम असेस टू पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री। तो इसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट है, इलेक्ट्रॉनिक हार्ट जो हेल्थ रिकॉर्ड है, या फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होता है। तो बच्चों कई बार ना ये तुम्हारी जो फुल फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है कि इसको इलेबोरेट कीजिए ना। तो EHR है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, बाकी तीनों भी देख लेना, है ना। तो ये जो सिस्टम है अलो रियल टाइम असेस टू पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो आपका EHR जो होता है, ये सिस्टम जो होता है डिजाइन टू स्टोर कॉम्प्रिहेंसिव पेशेंट की जो हेल्थ इंफॉर्मेशन होती है ना, उनको डिजिटल फॉर्मेट में हमने स्टोर कर लिया, है ना, that can be shared across different healthcare settings. This information include इसमें demographics है, medical history है, allergies है, lab results है, complete medication history है। okay, integrated with other system जैसे कि pharmacy management system and automated dispensing cabinets provide healthcare professionals with a holistic real time view of patient information to ensure continuity of care and improve patient safety। कह डैश इनिबिटर्स बाइंड कोवलेंटली विद और डिस्ट्रॉय करा देते हैं ए फंक्शनल ग्रुप और एन एंजाइम दैट इज इसेंशियल फॉर द एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए जरूरी था। तो बच्चों एक बात याद रखना, क्या कोवलेंटली बाइंड हो रहे हैं बच्चों ये इनिबिटर्स जो हैं, है ना। तो अनकॉम्पिटेटिव इरिवर्सिबल कॉम्पिटेटिव मिक्स, तो ये इरिवर्सिबल इनिबिटर होते हैं बच्चों, कोवलेंटली बाइंड हो गए, एक बार बाइंड हो गए वहां से हटेंगे नहीं, है ना। तो इरिवर्सिबल इनिबिटर्स होते हैं हमारे, जो कि ऑप्शन 2 क्या इरिवर्सिबल इनिबिटर इनएक्टिवेट करा देगा एंजाइम्स को बाय बाइंडिंग कोवलेंटली एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक्टिव साइट पर एक पर्टिकुलर ग्रुप से ये कोवलेंटली बाइंड हो गया बच्चों। तो ये इरिवर्सिबल तरीके से एंजाइम को इनएक्टिवेट करा रहे हैं। इनिबिटर एंजाइम बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जो इनिबिशन कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय द एडिशन ऑफ एक्सेस सबस्ट्रेट। तुम कॉम्पिटेटिव की बात करते हो, वहां पर तो अब अगर तुमने सबस्ट्रेट को एक्सेस कर दिया तो तुम जो है इनिबिशन है उसको ओवरकम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो रिवर्सिबल होता है बच्चों। लेकिन जो ये है
इरिवर्सिबल इनिबिटर जो होते हैं ये कोवलेंटली बाइंड हो जाएंगे, तो हम जो ये इनिबिशन है इसको रिवर्स नहीं कर सकते, है ना, ये इरिवर्सिबल इनिबिशन है। फिर फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी ड्रग इन्फॉर्मेशन सोर्स कौन सा है ना, ड्रग इन्फॉर्मेशन सोर्स के बारे में सेकेंडरी वाला कौन सा है, इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी या मार्टिनडेल कंप्लीट ड्रग रेफरेंस है, इंडेक्स मेडिकस है या ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी है। तो ये मार्टिनडेल जो है तो टर्शरी में आ जाएगा, ये इंडेक्स जो होते हैं ना मेडिकस ये आपका सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन के सोर्स में आएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी ये प्राइमरी सोर्स है, ये मार्टिनडेल जो है टर्शरी है, इंडेक्स वाला सेकेंडरी है, ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी भी टर्शरी सोर्स है। ओके, फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इन मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस, है ना, रोल हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रोल किसको मेंटेन करने में, क्वालिटी ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस करे, फॉरवर्ड करेगा ऑल क्वेरीज टू एक्सटर्नल एजेंसीज को विदाउट रिव्यू करे बिना, ऐसा हो सकता है, यूजिंग अनवेरीफाइड सोर्स टू प्रोवाइड क्विक आंसर देने के लिए अनवेरीफाइड सोर्स को यूज करेगा, हो सकता है, क्रिटिकली इवेल्युएट लिटरेचर and tailoring response based on patient's clinical context या recommending only the most expensive medications regardless of efficacy। देखो इस टाइप के तुम्हारे जो हॉस्पिटल फार्मेसी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुम इजीली निकाल पाते हो। अब देखो तुमने इसको एलिमिनेशन मेथड से तुम ऑप्शन 3 मेरे हिसाब से निकाल पाए हो, जो कि हमारा करेक्ट है ऑप्शन 3, है ना। प्राइमरी रोल हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का मेंटेन क्वालिटी ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज टू एंश्योर दैट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड जो कराई गई वो एक्यूरेट होनी चाहिए बच्चों, एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए और रेलिवेंट टू द स्पेसिफिक पेशेंट्स नीड, है ना। तो इसमें क्या क्या आता है, क्रिटिकल इवेल्युएट लिटरेचर को इवेल्युएट करेंगे, फार्मासिस्ट यूज इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस रिसर्च पेपर एंड गाइडलाइन टू स्टे अप टू डेट विद द लेटेस्ट मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल इन्फॉर्मेशन असेसिंग द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा, है ना। कह रहे हैं टेलरिंग रेस्पॉन्स टू पेशेंट्स क्लिनिकल कंटेक्स्ट का मतलब है दे अप्लाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ मेडिकेशन एक्शन डोजिंग एडवर्स इफेक्ट एंड इंटरेक्शन टू इंडिविजुअल पेशेंट cases considering their medical history, existing medications and overall health status। okay, कह रहे major benefit of implementing a hospital formulary system in healthcare institution। तो major benefit क्या है implement करने का, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम को हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में इंप्लीमेंट करने का मेजर बेनिफिट बताना है आप लोगों ने। कह रहे ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल ड्रग्स रिक्वेस्टेड बाय प्रिस्क्राइबर्स, इम्प्रूव कॉस्ट कंट्रोल, इक्विटेबल access to essential medications, elimination of pharmacist oversight in drug के सिलेक्शन में, या फिर freedom for all department to order drug independently। भाई बताओ मेजर बेनिफिट तुम्हें क्या लग रहा है, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं उसका मेजर बेनिफिट देखो, कह रहा फ्रीडम फॉर ऑल डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट कह रहा ड्रग को इंडिपेंडेंटली ऑर्डर कर सके, है ना। तो एलिमिनेशन ऑफ फार्मासी कह रहे इसका आंसर होगा इम्प्रूव कॉस्ट कंट्रोल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू इसेंशियल मेडिकेशंस। ओके, तो इसमें जो है कॉस्ट कंट्रोल होता है, फॉर्मुलरी इज ए कॉन्टिन्यूअली अपडेटेड लिस्ट होता है मेडिकेशंस का अप्रूव फॉर यूज विद इन इंस्टीट्यूशन, है ना, यूजुअली डेवलप, इसको हमें पता है हमारे हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को पीटीसी जो है वो डेवलप करती है, वो जो क्या सिलेक्ट करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग्स को विद प्रूवन एफिकेसी हेल्पिंग द हॉस्पिटल मैनेजमेंट फार्मास्यूटिकल एक्सपेंसेस, है ना, इक्विटेबल असेस बाय फोकसिंग ऑन इसेंशियल कॉस्ट इफेक्टिव मेडिकेशंस पे फोकस होता है, द सिस्टम एंश्योर अ कंसिस्टेंट एंड रिलायबल सप्लाई ऑफ नेसेसरी ड्रग्स प्रमोटिंग स्टैंडर्डाइज्ड एंड इक्विटेबल पेशेंट केयर। ओके, विच टिश्यू टाइप रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइनिंग द सर्फेस ऑफ द बॉडी इन कैविटीज, तो लाइनिंग के लिए हमारा वही एपिथेलियल टिश्यू होता है बच्चों, सिंपल सा आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 3 हो जाएगा, है ना। मेजर एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एन ऑटोमेटिक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल, तो किसका मेजर एडवांटेज बताओ, एलिमिनेट नीड फॉर फार्मासिस्ट वेरिफिकेशन, एंश्योर real time inventory updates and reduce dispensing errors, allow open access to all drugs by nursing staff without documentation, या reduce cost by avoiding barcode scanning। तो आंसर क्या लग रहा है तुम्हें, बिल्कुल सही लग रहा है ऑप्शन जो कि 2 हमारा करेक्ट आंसर है। कमिटी दैट रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फॉर आईवी फ्लूइड्स इन हॉस्पिटल्स, तो कौन सी कमिटी है दैट रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर आईवी फ्लूइड इन हॉस्पिटल, तो इसके लिए बच्चों देख लो तुम्हारी ड्रग कमेटी, चोपड़ा, भोरे या फिर हाथी कमेटी की बात कर रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 4। कह रही कमेटी जो होती है हाथी कमेटी रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर आईवी फ्लूइड्स इन हॉस्पिटल्स इन द हाथी कमेटी। ओके, अकॉर्डिंग टू हाथी कमेटी रिकमेंडेशंस हॉस्पिटल कैन मैन्युफैक्चर विच द फॉलोइंग इन देयर ओन प्रीमाइसेस, में क्या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं भाई, देखो ओनली स्टीराइल और इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स को मैन्युफैक्चर करेंगे क्या, लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड्स, नॉन स्टीराइल लिक्विड ओरल्स एक्सटर्नल्स एंड बल्क
प्रेपरेशन सही है। एक्सक्लूसिव हर्बल फॉर्मुलेशन या ओनली वैक्सीन सीरा, तो क्या लग रहा है भाई ऑप्शन 2 बिल्कुल जो कि हमारा करेक्ट है ना। अकॉर्डिंग टू हाथी कमेटी रिकमेंडेशन हॉस्पिटल्स अलाउड टू मैन्युफैक्चर सर्टेन कैटेगरी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फॉर द इंटरनल यूज। इसमें क्या क्या आता है बच्चों, लेस कॉम्प्लेक्स नॉन स्टीराइल प्रेपरेशन आती है, इसेंशियल आइटम। तो स्टीराइल प्रेपरेशन को नहीं कर सकते वहाँ पर, तो भाई तुम्हें अच्छे से GMP वगैरह फॉलो करना होता है, तो ठीक है। तो लेस कॉम्प्लेक्स और जो नॉन स्टीराइल प्रेपरेशन होती है इसेंशियल आइटम्स को कैन बी प्रोड्यूस इन हाउस टू एंश्योर एडिक्वेट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सप्लाई। स्पेसिफिक आइटम परमिटेड इंक्लूड लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड्स होते हैं, नॉन स्टीराइल लिक्विड ओरल्स होते हैं, एक्सटर्नल्स होते हैं, बल्क प्रेपरेशन होती है। व्हाट डज एविडेंस बेस्ड मीन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस में एविडेंस बेस्ड का मतलब बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल, बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन के ऊपर बेस्ड हो भाई, या फिर बेस्ड हो एडवर्टीजमेंट के बेस पे, या फिर सोशल मीडिया ट्रेंड। तो देखो इसमें से भी एलिमिनेट करोगे तो ऑप्शन 1 के साथ ही जाओगे तुम, है ना, जो कि तुम्हारा करेक्ट है। विच फैमिली ऑफ क्रूड ड्रग एक्ट एज कम्युनिटी एंड GI रेगुलेटर, तो कौन सी फैमिली, पापावरेसी जिसमें कि तुम्हारा ओपियम आएगा, कॉन्वोल्वुलेसी, लेगुमिनोसी या फिर एम्बेलिफेरस। तो हमारे एम्बेलिफेरस फ्रूट होता है जो कम्युनिटिव होते हैं, फेनल हो गया तुम्हारा, कोरिंडर हो गया, है ना, डिल हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। विटामिन इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ कोलाजन, सी से कोलाजन, सी से विटामिन सी याद रख लो बच्चों, जिसको तुम क्या कहते हो, एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हो तुम। विटामिन सी को कोलाजन के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है बच्चों, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है, और आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी चाहिए हमें विटामिन सी, ठीक है। तो बाकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में रिकेट्स, अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, याद रखना है। विटामिन ए रेटिनोल होता है, कई बार क्वेश्चन बन गया विटामिन ए को और क्या कहोगे, रेटिनोल कहते हो, है ना। और के तुम्हें पता है ब्लड की क्लोटिंग के लिए के ज़रूरी होता है तुम्हारा। कह रहे हैं विच अथॉरिटी रेगुलेट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, तो इसके लिए है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो क्या है FSSAI, है ना। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है ऑप्शन 4। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिकेशन मेंटेनेंस ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया, को पब्लिश करने का काम, मेंटेन करने का काम हमारा IPC गाजियाबाद है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो कि कहाँ पर है, गाजियाबाद में। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए। सबसे पहले स्पिन थोड़ी करोगे, डिप करोगे, हाँ डिपिंग आएगा। देखो 3 में डिपिंग है, इसका मतलब पहले डिपिंग होगा। जॉइनिंग तो सबसे लास्ट में ही होती है ना, सबसे पहले डिपिंग होगा तो इसको काट दो, है ना। लास्ट में जॉइनिंग करेंगे तो लास्ट में ये ट्रिमिंग वाला भी काट दो। डिप स्पिन, पहले डिप करते हैं फिर स्पिन करते हैं, है ना, फिर ड्राई करके स्ट्रिप करके ट्रिम करके फिर जोड़ देते हैं, ठीक है। ट्रिम करके फिर जोड़ेंगे ना। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन 3 तुम्हारा हो जाएगा, डिप स्पिन ड्राई फिर स्ट्रिपिंग फिर ट्रिमिंग देन जॉइनिंग, जो कि तुम्हें ऑप्शन 3 करेक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर एम्प्टी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शैल फॉलो अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। कौन कौन से होते हैं, डिपिंग होता है, पेयर ऑफ स्टेनलेस स्टील पिंस को डिप करते हैं टेम्परेचर कंट्रोल जिलेटिन के सॉल्यूशंस में टू फॉर्म द कैप एंड बॉडी पोर्शन बनाने के लिए कैप्सूल का। उसके बाद स्पिन करेंगे हम, पिंस को रोटेट करेंगे, ठीक है, टू इवनली डिस्ट्रीब्यूट जिलेटिन, ताकि सॉल्यूशन उस पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पिंस के ऊपर। अचीव यूनिफॉर्म कैप्सूल वॉल थिकनेस एंड डोम स्ट्रेंथ, ओके। फिर ड्राई करेंगे जिलेटिन ड्राइड बाय ब्लास्ट ऑफ कूल एयर टू फॉर्म हार्ड शेल्स, है ना, एज द पिंस मूव थ्रू ए सीरीज ऑफ ड्राइंग किल्स टू रिमूव मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए। फिर स्ट्रिपिंग करते हैं, ट्रिमिंग करके देन जॉइनिंग करते हैं, ठीक है। हार्ड कैप्सूल हाफ्स आर मैकेनिकली, उनको स्ट्रिप करते हैं फ्रॉम द पिंस बाय ब्रोंज जो से, फिर उनको ट्रिम टू रिक्वायर्ड लेंथ, जितना आपको लेंथ चाहिए उनको ट्रिम करें तो देन आप क्या करोगे, ट्रिम्ड कैप एंड बॉडी को पोर्शन को हम जोड़ देंगे एंड इजेक्टेड फ्रॉम द मशीन, ओके। टेम्परेचर लॉक्स फॉर रेफ्रिजरेटर्स स्टोरिंग वैक्सीन मस्ट बी, तो डेली मेंटेन करना है, चेक करना है, ईयरली ऑडिटेड, मंथली या चेक करना है वीकली, है ना। तो इसको कह रहे हैं कि टेम्परेचर लॉक्स जो होता है रेफ्रिजरेटर्स स्टोरिंग वैक्सीन्स की बात है बच्चों, तो इसको हम डेली मेंटेन्ड डेली हो जाएगा ऑप्शन 1। फॉलोइंग इज द मेन फोकस ऑफ CGMP रेगुलेशंस, का मेन फोकस है ना, क्या होता है बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मेथड्स फैसिलिटीज एंड कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, डिजाइन एंड लेबलिंग, एस्थेटिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल, फार्मेसी मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, मेथड्स फैसिलिटीज एंड कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग विच फार्माकोपिया इज नॉट पब्लिश बाय गवर्नमेंट एजेंसी। तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश, इंडियन और रशियन। तो बच्चों ये ना यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को पब्लिश
गवर्नमेंट एजेंसी नहीं करती, बाकी तीनों को करती है। देखो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कह रहे एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट स्टैंडर्ड्स सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट कोलैबोरेट विद द FDA बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इट। ओके फिर ब्रिटिश फार्माकोपिया प्रिपेयर्ड बाय द मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी जो है यहाँ का MHRA UK गवर्नमेंट बॉडी है ना। और इंडियन फार्माकोपिया तुम्हें पता ही है पब्लिश बाय IPC इंडियन फार्माकोपिया कमीशन फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट गवर्नमेंट मैंडेट है ना। और रशियन फार्माकोपिया पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ द रशियन फेडरेशन। ओके कह रहे प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग द रिक्वायर्ड मेडिसिन फ्रॉम सप्लायर है ना। सप्लायर से कह रहे जो प्रोसेस है ऑर्डर करना रिक्वायर्ड मेडिसिन को, इसे क्या कहोगे? ड्रग को डिस्ट्रीब्यूशन कहोगे, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ड्रग को डिस्पेंस कर रहे हो, प्रोक्योर कर रहे हो या इन्वेंट्री को ऑडिट कर रहे हो। तो इसका मतलब है भाई प्रोक्योरमेंट है, हम प्रोक्यूर कर रहे हैं है ना, ऑर्डर कर रहे हैं रिक्वायर्ड मेडिसिन फ्रॉम सप्लायर, इट इज़ नोन एज प्रोक्योरमेंट होता है ऑप्शन 3 है ना। प्रोक्योरमेंट इसको बोलते हैं एंटायर प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग सप्लाईज विच इंक्लूड सेलेक्टिंग सप्लायर, नेगोशिएट करते हैं प्राइस, ऑर्डर करते हैं, रिसीव करते हैं, मैनेज करते हैं पेमेंट है ना। फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 का ऑब्जेक्टिव नहीं है फार्मेसी एक्ट का। रेगुलेट करना एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ फार्मासिस्ट, एंश्योर इथिकल कंडक्ट अमंग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, कॉन्स्टिट्यूट फार्मेसी काउंसिल एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल या टू ग्रांट ड्रग मार्केटिंग अप्रूवल है ना। तो भाई ये मार्केटिंग वाला तो इसमें नहीं आता। बाकी रेगुलेट करना एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ फार्मासिस्ट आएगा, एंश्योर इथिकल कंडक्ट अमंग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूट करना अपनी फार्मेसी काउंसिल सेंट्रल और स्टेट लेवल पर है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन पर्पस ऑफ इसेंशियल ड्रग लिस्ट का पर्पस करेक्टली डिफाइन करती है। कौन सी स्टेटमेंट? इसेंशियल ड्रग लिस्ट कह लिस्ट ऑफ हर्बल ड्रग फॉर ट्रेडिशनल थेरेपी ओनली, लिस्ट ऑफ ऑल मेडिसिन अप्रूव्ड बाय US FDA या इट कंटेन मेडिसिन दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ की नीड ऑफ द पॉपुलेशन एंड आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन एफिकेसी सेफ्टी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इंक्लूड ओनली मोस्ट एक्सपेंसिव मेडिसिन अवेलेबल इन द मार्केट, ऐसा नहीं होता। ऑप्शन 3 तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। कह रहे बट वाई इज प्रॉक्सिमिटी टू हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स कंसिडर्ड एडवांटेजियस फॉर अ ड्रग स्टोर बिजनेस के लिए है ना। इट अवॉइड नीड फॉर प्रिस्क्रिप्शन, पेशेंट फ्रिक्वेंटली रिक्वायर इमीडिएट एक्सेस टू मेडिसिन, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द फार्मेसी या हॉस्पिटल सप्लाई मेडिसिन टू फार्मेसीज डायरेक्टली है ना। तो ये पेशेंट फ्रिक्वेंटली रिक्वायर इमीडिएट एक्सेस टू मेडिसिन, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फाइनेंशियल मैट्रिक दैट कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना। कह रहे परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू लेफ्ट, कितना रिवेन्यू बचा आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना। जो गुड्स आपने सोल्ड करी है उनकी कॉस्ट को डिडक्ट करने के बाद कितना रिवेन्यू लेफ्ट होता है। नेट इनकम कहोगे उसको, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, नेट मार्जिन है नेट प्रॉफिट, तो एक ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन होता है तुम्हारा है ना। भाई जितनी हमने गुड्स सोल्ड करी उसका कॉस्ट को माइनस कर दिया, डिडक्ट कर दिया किसमें से, ठीक है, उसको डिडक्ट करने के बाद जो आपका रिवेन्यू बचता है वो आपका ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन उसे कहा जाता है। कह रहे ये जो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन स्पेसिफिक फाइनेंशियल मैट्रिक दैट कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू रिमेनिंग आफ्टर ओनली डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स, इट इज अ की इंडिकेटर ऑफ कंपनीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ओके फॉलोइंग इज द मेम्ब्रेनस सॉसेज शेप का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल एंड रेस्पॉन्सिबल है ATP एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। भाई आपका पावर हाउस ऑफ द सेल क्या कहते हो, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हो, ठीक है। सॉसेज शेप का स्ट्रक्चर है, आपको पता है सेल के साइटोप्लाज्म में रहता है और ATP के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी बॉडी आपने पढ़ा है, प्रोटीन के पैकेजिंग इन सब का काम है। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका स्मूथ और रफ होता है, रफ में राइबोसोम्स है, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, स्मूथ जो है जो लिपिड्स वगैरह के लिए होते हैं ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्टेप वाइज अप्रोच इन आंसरिंग ड्रग इन्फॉर्मेशन क्वेरीज को। तो क्या करते हैं इसमें, कह रहे हैं पहले कलेक्ट करोगे, इंटरप्रेट करोगे, कलेक्ट करो, रिस्पॉन्ड। भाई रिस्पॉन्ड पहले थोड़ा ना करोगे या इंटरप्रेट, पहले तो कलेक्ट करोगे, कलेक्ट करने के बाद एनालाइज करोगे, फिर इंटरप्रेट, रिस्पॉन्ड, देन डॉक्यूमेंट होगा, जो कि ऑप्शन इसमें देखो 1 ही तुम्हें करेक्ट लग रहा है, जो कि तुम्हारा करेक्ट है भी। प्रोसेस ऑफ आंसरिंग ड्रग इन्फॉर्मेशन क्वेरी रिक्वायर अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू एंश्योर द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड एक्यूरेट है, रेलिवेंट और एविडेंस बेस्ड है ना। करें स्केलेटल मसल्स डैश एंड डैश प्रिंसिपल मायोफाइब्रिलर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो इसमें आपकी एक्टिन और मायोसिन होती है बच्चों, जो मेनली तो एक्टिन और मायोसिन इंपॉर्टेंट होती है ना।
एक्सियल स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका स्केलेटल सिस्टम में एक्सियल और एपेंडिकुलर में हाथ पैर में जो बोन्स होती है, एक हाथ में 30, दूसरे में भी 30, एक पैर में 30, दूसरे में भी 30, मतलब 120 तो यही हो गई। और बाकी आपके जो गर्डल्स होते हैं पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल, आपसे एक्सियल की बात करी गई है ना। देखो गर्डल्स तो आएंगे नहीं, है ना, आर्म्स आएंगी बिल्कुल नहीं आएंगी, लिम्स बिल्कुल नहीं आएंगे। एक्सेल की बात करो, स्कल आएगा, वर्टिब्रल कॉलम आएगा, रिब केज आएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। इन क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस में विच ऑफ द फॉलोइंग डज द टर्म ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम रेफर्स टू। ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम का मतलब बताओ बच्चों, ड्रग से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या मतलब है। प्रॉब्लम इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल ड्रग्स के लिए, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन इन द फार्मेसी स्टोर, एन इशू रिलेटेड टू हॉस्पिटल बिलिंग ऑफ ड्रग, या एनी इवेंट इन्वॉल्विंग ड्रग थेरेपी दैट इंटरफेयर विद डिजायर्ड हेल्थ आउटकम, है ना। तो यहाँ पर भी हमें जो लग रहा है वही करेक्ट है। एनी इवेंट इन्वॉल्विंग ड्रग थेरेपी दैट इंटरफेयर विद डिजायर्ड हेल्थ आउटकम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 द डायबिटीज इंसिपिडस अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डायबिटीज इंसिपिडस कौन कराएगा। देखो ऑप्शन में जान के इसमें इंसुलिन दिया है ना। तुम्हें जो है डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है आकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर इंसुलिन दे रखा है, बच्चे जल्दबाजी में इंसुलिन आंसर कर देंगे, है ना, लेकिन वो तो आपका होता नहीं है। एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी से हमारा डायबिटीज इंसिपिडस आप लोगों को देखने को मिलता है। बाकी एपिनेफ्रिन आपका सिंपैथोमिमेटिक में, कैटेकोलामिन्स में आता है ना। इंसुलिन जो होता है बच्चों ये आपका ग्लूकोज को कम करके रखेगा। अगर इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूकोज ज़्यादा, हाइपरग्लाइसेमिया डायबिटीज हो जाएगा। और कौन सा डायबिटीज मलाइटस इसे कहते हैं बच्चों, याद रखना। वो डायबिटीज मलाइटस है जो इंसुलिन करा रहा है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से हो रहा है। ये जो इंसिपिडस है ये डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है। ओके, याद रखना इसको। तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट है। फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लोर स्ट्रोक सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है भाई फ्लोर स्ट्रोक का। पॉसिबिलिटी मेडिकेशन एरर एंड मिसयूज, इजी असेस टू फॉर नर्स, तो एडवांटेज हो गया। इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन इन वार्ड, ये भी एडवांटेज है। क्विक सप्लाई ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये भी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज तो ऑप्शन 1 ही है ना। फ्लोर सिस्टम हॉस्पिटल्स में इन्वॉल्व कीपिंग अ सप्लाई ऑफ कॉमन मेडिकेशंस ऑन द वार्ड फॉर नर्स टू असेस डायरेक्टली, है ना। इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है, हाई रिस्क ऑफ मेडिकेशन एरर होता है, मिसयूज बिकॉज देयर इज लेस कंट्रोल होता है, एंड रिव्यू बाय फार्मासिस्ट फॉर ईच इंडिविजुअल पेशेंट्स डोज। टू द लेक ऑफ डायरेक्ट pharmacist oversight make it difficult to maintain accurate usage record and increase the potential for drug wastage and diversion. Okay, following is not a circulatory abnormality associated with hypertension. तो कह रहे डिक्रीज आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस, इंक्रीज लार्ज आर्टरी स्टिफनेस, इंक्रीज आर्टरी का रेजिस्टेंस, या अर्ली और प्रीमैच्योर रिफ्लेक्शन ऑफ आर्टीरियल पल्स वेव्स। देखो अब इसमें देखो एक में लिखा है डिक्रीज होगा रेजिस्टेंस, एक में इंक्रीज होगा। अब आंसर ना इन दोनों में से होगा। जब ऐसे ऑप्शन होते हैं ना तो लगभग आंसर ऐसे ही होता है। तो डिक्रीज होता है, कह रहे नॉट ए सर्कुलेटरी अबनॉर्मलिटी नहीं है। तो कह रहे डिक्रीज आर्टीरियल रेजिस्टेंस, आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हाइपरटेंशन इज कंसिस्टेंटली एसोसिएटेड विद इंक्रीज, इसमें जो है आर्टीरियल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है बच्चों, है ना, डिक्रीज नहीं होता। आर्टरीज आर प्राइमरी साइट ऑफ वस्कुलर रेजिस्टेंस एंड इन हाइपरटेंशन इनकी वॉल्स थिक हो जाती है, ल्यूमन नैरो हो जाता है, जिससे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूस विद ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ तो नहीं होगी कॉन्टिन्यूस, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया अलग से अभी लाइसोम से ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू होती है। ओके बच्चों, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप, डबल मेम्ब्रेन दैट सराउंड न्यूक्लियस ऑफ, हमारे न्यूक्लियस को यूकेरियोट की सेल्स में न्यूक्लियस को सराउंड कर रही है, डबल मेम्ब्रेन होती है ये। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ दिस एनवलप इज डायरेक्टली कंटिन्यू होता है मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ में, स्पेसिफिकली द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जिसमें कह रहा है सॉलिड इंग्रेडिएंट्स जो है आर प्लेस इन स्टॉपर्ड कंटेनर में रख दिया, ठीक है, विद प्रिस्क्राइब सोलवेंट उसमें डाल दिया, और कब कितने टाइम के लिए कह रहा है 72 आवर्स के लिए रख दिया इन्हें वार्म प्लेस विद फ्रीक्वेंटली, आप उनको उसको एजिटेट भी कर रहे हो, ठीक है। तो इसे क्या कहोगे भाई, तो सिंपल तुम्हारा मैसिरेशन है बच्चों, है ना। एक्सट्रैक्शन के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में ये मैसिरेशन होता है ना। ड्रग को मेंस्ट्रुम के साथ में रख दोगे और बीच में उसको एजिटेट भी कर दोगे। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। फॉलोइंग इज नेचुरली अकरिंग ग्लूकोकोर्टिकोड हार्मोन, तो आपने पढ़े हैं भाई ग्लूकोकोर्टिकोड मिनरलोकोर्टिकोड जो एड्रेनल ग्लैंड के कोर्टेक्स वाले पार्ट से रिलीज होते हैं, है ना।
तो ग्लूकोकोर्टिकोड में एस्ट्राडायोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन ना के तुम्हारा कोर्टिसोल आता है बच्चों, जो कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। ओके, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज मैक्सिमम बायोलिटी, भाई हमारे IV रूट की होती है 100%, तो ऑप्शन में से आप पेरेंटल को आंसर लगाओगे। ओके, तो देखो टॉपिकल, ओरल, रेक्टल या पेरेंटल में से आप पेरेंटल ही आंसर करोगे ऑप्शन 3। फॉलोइंग इज द मेन गोल ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, का मेन गोल क्या है? देखो भाई अभी नीचे से ऑप्शन देखो, करेक्ट, क्लीन एंड मेंटेन हॉस्पिटल के वार्ड्स को क्लीन करना, सेल करना मैक्सिमम मेडिसिन प्रॉफिट के लिए, मैन्युफैक्चर करना मेडिसिन को बल्क में, या इंश्योर करना सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन फॉर पेशेंट्स, जो कि ऑप्शन 1 करेक्ट है। इरिथ्रोसाइट्स आपकी RBCs को बोलते हो बच्चों, रेड ब्लड सेल्स ही, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? देखो मैच्योर RBC में एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, RBCs में ना बच्चों हीमोग्लोबिन ही प्रेजेंट होता है ना। ठीक है, तो ये डिस्क शेप होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है, ऑप्शन 1 तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कह रहे मैच्योर ह्यूमन RBCs होती है फ्लेक्सिबल बाइकॉन्केव डिस्क शेप की होती है। इनकी शेप बच्चों ऐसी क्यों होती है? कह रहे इंक्रीज देयर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, ताकि बढ़ जाए, विच फैसिलिटेट एफिशिएंट गैस एक्सचेंज, अलाउ देम टू स्क्वीज थ्रो नैरो कैपिलरीज। ओके, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। दिल्ली के सेल न्यूक्लियस व्हेन मैच्योर प्रोवाइडेड मोर इंटरनल स्पेस टू एकोमोडेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन को, ताकि एकोमोडेट कर सके बच्चों, है ना। ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए, आपका हीमोग्लोबिन तो रिस्पॉन्सिबल है RBCs का। ओके, दे ऑल्सो लेक अदर ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, इसलिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ग्लाइकोलिसिस के ऊपर डिपेंड करते हैं एनर्जी के लिए। ओके, पेशेंट टेकिंग ग्रेप फ्रूट जूस, जो कि एंजाइम इनिबिटर है, पेशेंट इसको ले रहे हैं विद स्टैटिन्स के साथ में बच्चों, एक्सपीरियंस टॉक्सिसिटी, भाई एंजाइम इनिबिटर है तो इसका मेटाबॉलिज्म हो नहीं पाएगा, ड्रग ज़्यादा हो जाएगी, इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, बिल्कुल सही है। फॉलोइंग इज दिस एन एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल? नो भाई इंटरेक्शन तो हो रही है, ड्रग और ड्रग की है, 2 ड्रग थोड़ी है, नहीं है, ड्रग और ड्रग की नहीं है, ड्रग और डिजीज भी नहीं है, ड्रग और फूड है बच्चों, ड्रग और फूड इंटरेक्शन, तुम इसको कहोगे, ऑप्शन 4 है ना। पेशेंट एक्सपीरियंस टॉक्सिसिटी, जब स्टैटिन्स लेंगे ग्रेप फ्रूट जूस के साथ में, ये इंटरेक्शन क्यों होती है? क्योंकि कंपाउंड जो ग्रेप फ्रूट जूस में होते हैं, कौन से फ्यूरानोकोमेरिन्स होते हैं, वो बच्चों CYP3A4 को इनिबिट करा देते हैं, एंजाइम इनिबिटर है वो, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारा CYP3A4 था, ये क्या कर रहा था? ये स्टैटिन्स का ब्रेक डाउन करा रहा था, मेटाबॉलिज्म करा रहा था। अब ये इनिबिट हो गया, स्टैटिन्स का ब्रेक डाउन नहीं होगा, इनिबिशन लीड टू हायर पोटेंशियली टॉक्सिक लेवल ऑफ स्टैटिन्स, मतलब कि ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम। ओके, एसिटाजोलामाइड इज डैश बिलोंगिंग टू क्लास ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर यूज्ड एज डायूरेटिक्स होते हैं, कार्बनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर होते हैं एसिटाजोलामाइड्स, ठीक है। किससे बिलोंग करता है? 1, 3, 4 थायाडायाजोल न्यूक्लियस है, इसी के ऊपर क्वेश्चन है, देख लो कौन सा न्यूक्लियस है, ऑप्शन 1 थायाडायाजोल डेरिवेटिव है, और एग्जैक्ट क्या रखना है तुम्हें? 1, 3, 4। देखो थायाडायाजोल मतलब सल्फर है और 2 नाइट्रोजन है ना, तो 1, 3, 4 पोजीशन पे ये प्रेजेंट होते हैं बच्चों, याद रखनी है आप लोगों ने ये चीज। ओके, रेट ऑफ ड्यूटी फॉर एलोपैथिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन, जिसमें अल्कोहल है, कंटेनिंग अल्कोहल विच आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग कंज्यूम्ड एज ऑर्डिनरी अल्कोहल बिवरेज, इस बताओ कितना है भाई? देख लो इसके ऑप्शंस, 20% होगा तुम्हारा ये ऑप्शन 4। ओके, कह रहे जो रेट ऑफ ड्यूटी है एलोपैथिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन जिसमें अल्कोहल है, विच आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग कंज्यूम्ड एज ऑर्डिनरी अल्कोहल बिवरेज इज 20% एज पर जो है आपका शेड्यूल ऑफ द मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट, जो एक्साइज ड्यूटी एक्ट है आपका, कौन सा 1955 का है ना। तो डैश वॉज पास विद द मेन ऑब्जेक्टिव टू रेगुलेट प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, भाई किसका एम है? फार्मेसी एक्ट का एम होता है तुम्हारा, फार्मेसी एक्ट 1948 है ना। फॉलोइंग ड्रग इज ए मस्कर्निक कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट है, भाई एंटीकोलिनर्जिक को पता है क्या? एंटीकोलिनर्जिक जो तुम्हारे होते हैं ना, वो क्या इनको ना मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि एसिटाइलकोलिन के मस्करेनिक रिसेप्टर को ही ब्लॉक कराते हैं, निकोटिनिक को नहीं कराती है ना, ठीक है। तो मस्करेनिक कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट मतलब एंटीकोलिनर्जिक की बात हो रही है, तो फाइसोस्टिग्मिन तो एंटीकोलिनेस्ट्रेज है, कोलिनर्जिक ड्रग है, इनडायरेक्टली एक्टिंग। पिलोकार्पिन कोलिनर्जिक एल्कोलॉइड होता है बच्चों, नियोस्टिग्मिन भी नहीं होगा, एट्रोपिन बचा आंसर में, जो कि हमारा करेक्ट है ऑप्शन 3 है ना। फॉलोइंग साइज सेपरेशन मैकेनिज्म, साइक्लोन सेपरेटर में साइज सेपरेशन के लिए साइक्लोन सेपरेटर मैकेनिज्म सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है बच्चों, ऑप्शन 2। ओके, फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड ओएस फॉर्म, टैबलेट तो नहीं होता भाई, सॉलिड में होता, ऑप्शन तो ए कह रहे हैं, एग्जाम्पल बताना है ना। टैबलेट तो सॉलिड ओएस फॉर्म में आ गया, कैप्सूल्स भी सॉलिड में आ गया, तो लिक्विड में आपके जो है सिरप्स आते हैं, सपोजिटरीज बच्चों सेमी सॉलिड में आ जाता है ना।
विच कंपाउंड एग्जाम्पल ऑफ पायराजीन डेरिवेटिव डाईयूरेटिक है, ठीक है। देखो फिरोसीमाड में फिरान रिंग है, ट्राइमट्रिन में टेरिडिन रिंग होती है, कैफीन जो होता है इसमें आपने 137 ट्राइमिथाइलजैंथीन पढ़ा होगा, क्या बचा अमाइलोराइड, जिसमें पायराजीन डेरिवेटिव है, पायराजीनामाइड में भी पायराजीन रिंग थी, याद रखना तुम, ऑप्शन 2 हो गया अमाइलोराइड है ये, ओके। प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में क्या होता है, जिसमें हॉट एयर ओवन यूज करते हो, बैक्टीरिया के जो आपका जो होता है, देखो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो है इसमें आपका अपैरेटस कौन सा है, हॉट एयर ओवन, है ना। तो इसमें मैकेनिज्म जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का ऑक्सीडेशन होता है सेल के कंपोनेंट्स का, ठीक है। प्रोटीन का डिनेचुरेशन जो है ये कोएगुलेशन ये उसमें हो जाएगा, किसमें क्या जो ऑटोक्लेव में, है ना। एल्काइलेशन जो है ये आपकी रेडिएशन गैसेस स्टरलाइजेशन में होता है बच्चों, एल्काइलेशन गैसेस, रेडिएशन तो लीथल म्यूटेशन करा देंगे ना, फ्रीजिंग एंड थोइंग। तो आंसर जो है ऑप्शन 1 हो गया, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हॉट एयर ओवन यूज होता है, इसका मैकेनिज्म ऑक्सीडेशन होता है, और पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए आप ड्राई हीट स्टरलाइजेशन को यूज़ करोगे, है ना। ग्लास वेयर्स के लिए, मेटालिक वेयर्स के लिए हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन को यूज़ करेंगे, याद रखनी है हमें सारी बातें, ठीक है। आइडेंटिफाई रॉ मटेरियल यूज इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फिल्म क्रैकिंग का रिस्क रिड्यूस हो जाए एंड इम्प्रूव द एडहेशन ऑफ द फिल्म टू द सबस्ट्रेट। तो इसके लिए क्या यूज करते हो तुम, प्लास्टिसाइजर, कलरेंट्स, सोलवेंट या एंटीऑक्सीडेंट। तो प्लास्टिसाइजर्स यूज करेंगे बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट है। इन द एलिगेशन मेथड मीन स्ट्रेंथ डिजायर जो होती है ना उसे कहाँ पर लिखते हैं, एट द बॉटम पे लिखोगे, राइट साइड में, सेंटर में, लेफ्ट साइड में। तो जो हमें रिक्वायर्ड होती है ना वो हम कहाँ पे लिखते हैं बच्चों, सेंटर में लिखते हैं, इन द सेंटर। एलिगेशन मेथड में जब आप पढ़ते हो ना, कह रहे विच फैक्टर वुड इंक्रीज फिल्ट्रेशन रेट अकॉर्डिंग टू डॉर्सी इक्वेशन। तो इसमें तुमने पढ़ा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के लिए के ए डेल्टा पी बाई ईटा एल होता है ना। तो ईटा जो है आपका विस्कोसिटी और थिकनेस एल थिकनेस ऑफ फिल्टर केक होता है, इसको इंक्रीज कराना है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैसे बढ़ाओगे, तो विस्कोसिटी को कम करो, थिकनेस को कम करो, या फिर तुम्हारा जो एरिया है वो प्रेशर डिफरेंस को बढ़ाओ, है ना। तो कह रहे डिक्रीज करेंगे फिल्टर का एरिया, तो डिक्रीज करने से भाई कम होगा, तुम्हें क्या करना है बढ़ाना है, तो काट दो। इंक्रीज कराओगे प्रेशर ड्रॉप, सही है। इंक्रीज कराओगे केक की थिकनेस को, भाई बिल्कुल गलत है। अगर इंक्रीज कराओगे तो डिक्रीज होगा तुम्हारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ये इन्वर्सली है इसके प्रोपोर्शनल। और विस्कोसिटी को भी बढ़ाओगे तो कम होगा क्योंकि इसके भी इन्वर्सली है। तो बचा क्या आंसर, ऑप्शन 2 बचा तुम्हारा, ये डार्सी लॉ है। कई बारी तुम्हारे इसके ऊपर क्वेश्चन बना है तो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए बच्चों, ठीक है। इतने क्वेश्चन से आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू वेरी मच।